वायद वहाँ से है। मगरब के साथ भी है। जी जी। मगरब के यूनान के भी हैं। अरस्तू ने गालिबन बतीका में लिखा हुआ है। हाँ ये जो चीज़ है। उसने लिखा है कि जो तरबिया यानी मज़ाह की शुरुआत हुई तो वो शहवानी जज्बात से के इजहार से हुई। जो शहवानी गीत थे उनको मज़ाहिया तौर पे पेश किया जाता था शुरू में। तो ये वहाँ से फिर तरक्की करते हुए मज़ाह एक संजीदा काम बन के रहे। और शुरू में शहवानी जज्बात, दरअसल इंसान मज़ाह को पसंद करता है। जैसे उन्होंने फवाद भाई ने बात की थी, ये वो जानवर है जो हंसना चाहता है, तो ये मज़ाक को पसंद भी करता है और हंसना चाहता है। तो ये इसके अंदर फितरी तौर पे मौजूद है। वो हंस के तो अपनी परेशानियों को भूल जाता है। तो जब जो चीज़ अपने के अंदर मौजूद हो तो वो किसी न किसी तरीके से निकल ही आती है। तो इस तरह वो अदब में आती गई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरक्की होती गई। और आज जो हमारे पास मज़ा है इसके बारे में गालिबन यूसुफी ने कह रखा है कि ये एक संजीदा काम। क्या बात है। किरदारी मज़ाक के बारे आप बात करें तो इस तरह बहुत से मशहूर ज़माना उर्दू किरदार है। खौजी का किरदार है, हाजी बगलूल का किरदार है, चचा छक्कन है, ये काफ़ी मशहूर किरदार है। और यूसुफी ने जो मिर्ज़ा उन्होंने किरदार ऐसे खींचे कि वो हमेशा उसको इस्तेमाल। चचा छक्कन जिस तरह एक नहीं सर है, चचा छक्कन इम्तियाज़ अली ताज का, वो इस तरह लिखते हैं कि चचा ने ऐनक पहनी उनका एक मजमून है, चचा ने वो दीवार पे वो टांगी तस्वीर। हाँ तस्वीर टांगी, शायद पढ़ा होगा। तो ये वो किरदारों के जरिए मज़ा पैदा कर, एक हरबा है मज़ा पैदा करने का कि आपका किरदार ही ऐसा होगा जो मशहूर हो गए। ये काफ़ी मशहूर किरदार। जो दास्तान अमीर हमजा अगर किसी की नज़र से गुजरी हो तो उसमें जो उमरू अयार का जो करेक्टर है, आपने उसकी छोटी छोटी कहानियाँ जी जी। उमरू अयार, तो ये दरअसल दास्तान अमीर हमजा का एक करेक्टर है जिसको बाकायदा बनाया ही मज़ाक के लिए है। अच्छा, अब वो करेक्टर के बारे में मुख्तलिफ राय है कि मज़ाक वो किस तरह पैदा करते हैं। एक, या तो वो खुद बेवकूफ़ होगा, ठीक है, वो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं अरस्तू के मसूलों को अगर लें तो हीरो होता है जो इंसान के दर्जे से थोड़ा सा बुलंद हो, और जो मज़ाहिया करैक्टर होता है वो इंसान के दर्जे से कम हो, जो माशरी कदरों के पैर मुताबिक ना हो। तो उमर यार का करैक्टर वैसा नहीं है, वो दूसरों को तंग करके मज़ा पैदा करता है। तो उसके मज़ा पर तनकीद हुई। उसके मुकाबले में जैसे खोजी का करैक्टर है या चचा छक्कन का करैक्टर है, ये अपने ऊपर या अपनी बेवकूफ़ियों से मज़ा पैदा करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ तरीक़ों के किरदारों से मज़ा पैदा करेंगे। मुख्तलिफ लिटरेचर के जो है वो नज़र आते हैं जो उर्दू अदब में जो गुज़ा है इस पर। जिस तरह तुमने कहा कि दास्तान अमीर हमजा, ये तो दास्तान जो फ़ारसी या अरबी से वो उससे तराजम हुआ शुरू में और उसके बाद फिर कहा अगर उधर से आया, या जिस तरह ये कहते हैं पुराने जो ड्रामे थे संस्कृत के ड्रामा संस्कृत या यूनानी, आप जो भी पुराने आलमी क्लासिक जो है ना, बड़े अदब कोई भी है दुनिया, और उसमें से ले लें, यूनानी के यहाँ से ले, संस्कृत के यहाँ से ले, ये उनके उसूल थे। कुछ रज़मियाँ जो लिखते थे ना वो जंगों के बारे में, उनके ड्रामे ज़्यादातर होते थे क्योंकि जंगों का दौर था, तो उसमें वो एक किरदार पेश करते थे। अभी भी आप देखें फिल्म वगैरह में यही होता है कि हीरो का दोस्त इस तरह का किरदार होता है जिसके जरिए मज़ा पैदा। इसमें अरिस्टोफेन्स का नाम हमें लेना चाहिए कॉमेडी के हवाले से। उसके ड्रामे जो आप कह सकते हैं बाकायदा जो कॉमेडी शुरू हुई है ड्रामा में, अरिस्टोफेन्स ने शुरू किया। उसके यहाँ मिज़ाज आज जिस लेवल पे है वहाँ उस वक्त नहीं था। उसमें शहवानी जज्बात ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें वो कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा गिरा देता है, बहुत निचले दर्जे पे जाकर प्रेजेंट करता है। तो ऐसा मज़ा शुरू में रहा है। इससे फिर तरक्की करते हुए आज जो आप मज़ा देखते हो वो आप घर वालों के सामने भी सुना सकते हैं। अब एक अरिस्टोफेन्स का एक
सुनिए कि सुकरात पे जिसने लिखा, हाँ सुकरात पे भी लिखा और ये सुकरात का भी खूब यूरिपिडीज पे उसने लिखा, या गालिबन यूरिपिडीज, अभी मेरे जहन में नहीं, कि वो औरतों के सॉरी सुकरात पे लिखा। उसका जो दोस्त था, सुकरात का जो दोस्त था, वो औरतों के हक में था ना, तो औरतों के जो उस वक्त के जज्बात, या हम कह सकते हैं औरतों के करेक्टर वो खींचता था। तो अरिस्टोफेन्स ने ये लिखा कि औरतों के करेक्टर या उनके जज्बात खींचने के लिए ये साड़ी पहनता है, या वो उस वक्त का लिबास, औरतों का जो लिबास था ये वो पहनता है, ताकि वो खुद को औरत महसूस करे, मेकअप करता है, और जिस जो भी उस वक्त का हमजा था ये सब करता है, ताकि ये औरतों के जज्बात अपने अंदर महसूस करे और फिर उसे तैयारी करे। इस तरह का मिजाज एरिस्टोफेन्स उस वक्त कर रहा था। यही है। बुनियादी तौर पर मज़ाक तो है ना, माशरे में कोई आपको कोई चीज़ मुहाशरे से हट कर हो, यानी माशरे की कजरन जो आम उसमें कोई इस तरह हम आए हैं बैठे हैं तो इसमें कोई मज़ा नहीं पैदा होता। हम यहाँ आते हुए कोई गिर जाता है, कोई चलते हुए कोई अजीब तरह से चलता है, तो उसमें से मजाक पैदा किया जाता है। तो यही बुनियादी बात। अगर हम ये इस बहस में उलझेंगे कि मज़ा है क्या और हम हंसते लंबी क्यों बहस हैं, तो वो बहुत लंबी बहस चलेगी। जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादातर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहती है। जैसे एक जादूगर खाली टोपी में से जब कबूतर निकाल लेता है ना, तो लोग हंसते हुए तालियां बजाते हैं, किसी को उस बात पे अफसोस नहीं होता, वो हैरान हुए। और आप इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि एक उस्ताद से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो गाली दे, लेकिन वो क्लास में एंट्री लेते ही किसी को गाली दे दे तो आपका हंस के बुरा हाल हो जाएगा। तो ये आप हैरान हुए। और भी बहुत, हम ये इंसान को कभी ये बात समझा नहीं सकते कि वो क्यों हंसता है। वो बहुत सी बातों पे हंसता है। एक पहलू ये निकलता है कि वो हैरान होता है तो हंसता है। लेकिन वो उनकी जो कही हुई बात है वो यही है ना कि नॉर्मल से हट के उस डेफिनेशन के अंदर ही आ रहा है ना। मिस्टर बीन एक बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिहाज से, उसमें वो भी इसकी यही डेफिनेशन करते हैं कि जब आप एबनॉर्मली बिहेव करते हो या नॉर्मल से हट के जो भी आपका बिहेवियर है वही मजाक को पैदा करता है। जैसे अब इन्होंने टीचर की एग्जांपल दी है, या आम सी बात है वहाँ से मैंने सीधा चल के आना है तो मैं आ जाऊँगा, उसमें कोई हंसने की बात नहीं होगी। लेकिन अगर मैं वहाँ से चल के आ रहा हूँ और गिर जाऊँ, स्लिप हो जाऊँ, तो ये है एबनॉर्मल। अब ये एक अलग बात है कि उससे कोई लाजमी हंसेगा या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल जो हंसेगा वो किसी ना किसी अदर दैन द नॉर्मल थिंग, नॉर्मल से हट के जो बात होगी उसी पे उसको हंसी आएगी। ये उर्दू अदब में जहाँ तक आपका सवाल है तो ये तंज व मिजाज उसको हैं। तंज की शुरुआत तो फारसी से ही हो चुकी थी। जायद शेख पर जिस तरह आज भी हमने एक शेर सुना, तो इन पर जो तंज होता है, मेरो वफा वाला, हाँ, शेख जो है मस्जिद में नंगा, अच्छा वो रात को था मैं खाने में, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। तो ये फारसी शायरी से ये चीज़ें आई पहले उर्दू अदब में, उन्होंने शायरों ने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसके बाद ये किरदारों के जरिए जो मज़ा पैदा यहाँ पे जटली का नाम जरूरी है। हाँ, जाफ़र जटली जो एक फ़र्क से एक हुक्मरान थे, उनके दौर में उन्होंने मज़ामती शायरी या महंगाई पर कुछ अशार कहे थे। जटली कहते हैं जो बकवासियात बकने वाला, उसमें कुछ ऐसे इखलाक से गिरे हुए मज़ा शुरू में इस तरह पैदा किया, उसकी वजह से उसे फांसी भी दी गई गालिब। तो उसके बाद ये गालिब के बाकायदा नस्र का आगाज़ होता है, मज़ाहिया नस्र जो उसने खतूत लिखी गालिब। फिर अवध पंच का जो रिसाला जारी हुआ वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसमें अकबर इलाहाबादी या फिर फौजी का किरदार है, हाजी बगलूल का किरदार उसमें सजाद हैदर ने पैदा किया। उसमें यही शाये होते थे ना, ये फसाना आज़ाद भी उसी में शाये हुए। तो इस तरह आज के आता कि आप तो बाकायदा उसके बाद फिर ये रशीद अहमद सिद्दीकी, फरतुल्लाह बेग, अब तो अब बहुत तरक्की यूसुफी कर साहब तो आकर उसका ही बदल दिया हुआ।
बेहतरीन उस पर ले गए। यूसुफी ने मिर्ज़ा के मुंह से खलवा रखा है कि तुम कैसे मज़ा निकालो कि दूसरे के जिस्म पे बात करके मज़ा पैदा करती। एक वो बकायदा तो बाकायदा कवानीन मिल गया ना कि आपको ऐसी अखलाक से गिरी हुई है ये किसी के कोई इस तरह के। दो इस्तिलाहें जो पंच अप और किक डाउन या पंच डाउन की इस्तिलाहें हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी में राइज है। पंच अप कि आप अपने से पावरफुल के ऊपर तो मज़ाक कर सकते हैं, पंच डाउन आप अपने से पावरलेस पे मज़ाक नहीं कर सकते। आप यानी कि एक पॉलिटिशियन जो करप्शन करके दौलत बना लेते हैं, आप उस पर मज़ाक कीजिए, लेकिन एक बंदा जिसके चेहरे पे दाग है और वो भाई भारत हैं, तो आप उसके दागों का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये वो अपने बारे में ये इख्तियार नहीं रखता। जिस चीज़ों पे इंसान इख्तियार नहीं रखता, क्या बात आप अब उस पर मजाक नहीं कर सकते। आप औरत के औरत होने पे मजाक नहीं ज्यादा कर सकते, फेमिनिस्ट आपको छोड़ेंगे क्या नहीं। बात है। आप चाइल्ड लेबरिंग को मजाक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका मिजाज उसके खिलाफ अपोजिशन में आप कि आप उसको बुरा जानते हैं, मजाक से आप ये बात साबित कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबरिंग बुरी चीज़ है, लेकिन आप उसे मजाक पैदा कर रहे हैं और आप उसके सपोर्टर में हैं, तो ये आपका मजाक घटिया तस्वर किया जाएगा और इस पर FIR भी कट सकती है आपके ऊपर। कटनी भी चाहिए, ठीक। और हम इंसानों के जो राइट्स हैं, आप उनके खिलाफ मज़ा नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। बाकी तो खैर ये मुल्की सतह पे एक और होता है कि आप मुल्क के जो ख़ास इदारे हैं उन पर भी मज़ा नहीं कर सकते, वो एक अलग उसमें आता है। लेकिन ये अब इंटरनेशनली राइज है, आप इस तरह का मज़ा नहीं कर सकते। जिस तरह होकर वो इमरान खान की तस्वीर डाली हुई थी, उस सर के बाद खड़ा होता है, कहते हैं मुझे टांग सर के बाद। दरअसल इसमें अब ये है कि इसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती है ना। एक बड़ा हल्का है जो ये कहता है कि ये ड्रामा है, और इसको आजकल मैं देख रहा हूँ कि मूवीज़ के बहुत से क्लिप काट के इसको लगाया गया, यानी कि ये अरबा एक पुराना अरबा था और लोग इसको जानते थे। अब उस पर मज़ा पैदा करना इसलिए वो है कि चले एक हरबा है, अब आप इमरान खान पे ना भी करें तो इस हरबे पे आप मज़ा, अब इसके अपोजिट में है कि अगर कोई जानबूझ के ख़ुद को ऐसा नुकसान पहुँचाए हमदर्दी हासिल करने के लिए, तो ये गलत है। अब इस पे चोट कर रहे हैं आप, इमरान खान की ज़ातियात पे चोट नहीं कर रहे, तो ये आपको अलाउ हो जाएगा। अब इसके मुकाबले में आप जैसे वो पीछे अरशद शरीफ सहाफ़ी मारा गया, आप उसकी मौत का मजाक उड़ाएंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप यानी कि आप अगर मैं कहूँ कि एक कान से गोली घुसी और दूसरे कान से निकल गई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लतीफ़ा भी एक किस्म है मज़ाक। हाँ, लतीफ़ा तो मज़ाक है, लतीफ़ से आना, लतीफ़ इसमें हाज़ा हासिल हो, आपको लुत्फ़ हासिल, वो उसी में आता है। और ये सारी चीज़ों को बुनियादी तौर पर फ़नून लतीफ़ा ही कहते हैं। लतीफ़े में वो, अब जैसे ये मौत की बात आपने की है, ये ज़रा बनाइए आप। नहीं, लतीफ़ा सुनाना। बहुत ही गलत रिकॉर्ड है करो। तो लतीफ़े पे अभी जैसे इमरान खान के ऊपर बात की गई है कि वो उनकी शक्ल का मजाक ऐसा नहीं उड़ाया गया, बेसिकली या जैसे आपने अरशद शरीफ की बात की है कि अरशद शरीफ की कत्ल का मजाक नहीं उड़ाया गया। अब कॉन्टेक्स्ट उसी तरह का है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ह्यूमर किसी और तरह से प्रेजेंट किया गया है। लतीफ़े की हमने बात की है कि वो एक शख्स जो कुछ लोग नहीं होते उल्टे सीधे सवाल शुरू कर देते, तो वो बंदे के पास गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। कहता है क्यों? कहता है मेरा बेटा मर गया। फिर आगे से सवाल पूछता है, मतलब उससे इज़हार हमदर्दी नहीं करता, उसको कहता है क्या हुआ था बेटे को? वो आगे से कहता है उसको गोली लगी है। कहता है अच्छा। फिर भी नहीं बात आता, फिर पूछता है
कहाँ लगी है? कहते हैं इधर। कहते हैं बिल्कुल इधर, या कहता है इधर। कहते हैं अच्छा आंख बच गई। तो उसके बाद फिर भी सवाल पूछते हैं। तो जो कुछ लोग इस तरह से अब इस पे जो रेफरेंस है वो उन लोगों के लिए जो सवाल उल्टे सीधे पूछते हैं उनके बारे में। जो एक सवाल की खामखा वो बंदा मर गया है उसकी, तो इसमें रेफरेंस उसकी मौत को नहीं बनाया गया। मतलब कहा तो जा सकता है लतीफ़ा है जी वो बंदा मर गया वो, लेकिन वो उस बंदे की शख्सियत को बनाया जा रहा है जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। यही दौर जो चला था और जो अब भी है खाकों का, अगर कहते हैं स्केच, यानी एक शख्सियत की चीता चीता वो जो खसूसियात हैं उनको बयान करके या उनसे एक मज़ा पैदा किया। फ़रतुल्लाह बेग इनमें एक बड़ा नाम है, उन्होंने लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा जो बहुत मशहूर है। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का भी खाका लिखा, और भी इस तरह के खाका निगाह हैं। तो इस तरह से अगर उसकी इजाज़त ना हो तो ये कानून भी है कि वो आप पर केस कर सकता है। हमारे एक जानने वाले ने खाका लिखा था, खाका हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने लिखा था तो उन पर अभी भी केस चल रहा है। ऐसा हो सकता है अगर वो जिस पर आप लिखते हैं वो एतराज़ करे, इसलिए ज़्यादातर खाके मौत के बाद लिखे जाते हैं। या इस लिहाज से आप देख लें कि हमारे यहाँ जो पैरोडीज़ हैं वो, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ज़ाहिर है हमारा भी अब चैनल यूट्यूब पे जा रहा है, ये डिस्कशन जाएगी उस पर। तो आप देखें पॉलिटिशियन के ऊपर आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप जलील कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बेइज्जत किया हुआ होता है। जो एक्ट्स हैं जो तो प्रोग्राम लगता था वो फिर कितना वो मज़ा ही है। वो हम सब उम्मीद से, हाँ हम सब उम्मीद से हैं, या ये जो खतरनाक अफ्ताब इकबाल का, खतरनाक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट का, तो उसमें वो पैरोडीज इस तरह की करते हैं, जिस तरह के हुलिये बना लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन उसमें कभी आपने कुछ ख़ास फिगर्स हैं जिनका उस वक्त इस तरह का होल्ड था, अब आज आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, परवेज़ मुशर्रफ का, इन लोगों का, लेकिन उसके दौर में कभी भी उसकी पैरोडी नहीं की गई। तो यानी ह्यूमर को उसका एक ये भी एंगल है ना, ह्यूमर का एक एंगल ये भी है कि वो बात जो इतना जबर है सोसाइटी के अंदर, यानी लिटरेरी हवाले से मैं बात करूं, अदब के हवाले से, कि उस दौर में इतनी बंदिशें हैं कि आपको वो बात कहने की इजाज़त नहीं है। तो जो बात आप संजीदगी से नहीं कह सकते, वरना तो आम तौर पे आप तनकीद कर सकते हो, तो फिर आप उसको एक ह्यूमर के तौर पे, मजाक के तौर पे आप उसको प्रेजेंट कर देते हो। वो इनडायरेक्ट एक तनकीद भी हो जाती है, और उस बात पे अगर कोई बात हो तो हमने तो मजाक किया, हालांकि वो बात वो वही है जो आप संजीदगी से नहीं कह सकते थे, उसको आपने मजाक के तौर पे, या आम यहाँ पे आप देख लें, अभी जैसे आज वो एक शेर मुझे पढ़ना पड़ गया अभी जिसका आपने हवाला भी दिया, वो आए तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े कोई मुफ्ती हैं या इस तरह से उनका टाइटल वो बताया, तो वो बात हुई कि उनसे सीखने को मिलेगा ही वो। अब हम तो ज़ाहिर है किसी को डिमीन नहीं करते, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे आपको आपके कैलिबर का बताती है कि आपकी सतह क्या है। जितने बड़े टाइटल आपके बड़े लगे मर्जी लगे हों, लेकिन आप जब 2-4 लोगों में बैठ के ओपन डिस्कशन करते हैं, सवाल जवाब के सेशन में आते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि आपका कैलिबर के। तो वो वहाँ पे बैठे हुए, तो वो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का भी नाम लिया, शोरा का भी उन्होंने कहा कि उनसे उनकी हेलो हाय थी। तो वो ये था कि मुफ्ती और ये इन लोगों के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने कहा वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक शेर है कि इन लोगों के साथ बैठ के क्या सीखते हैं, तो बड़ा सीखने को मिलता है ये वो। तो उस पे मैंने, अब ज़ाहिर मैं मजाक ही कर सकता था, संजीदगी से तो बात नहीं कर सकता था, ना हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि शेख की महफिल में जा बैठे, शेख की महफिल में जा बैठे, ना बैठते, ना कोई लुत्फ का पहलू, ना कोई काम की बात। तो खैर सब ने उसको एंजॉय किया। कभी कभार भी बात है कि अगर इस बात को वो उस पर टची होते, सेंसिटिव होते, तो इशू बन भी सकता था। तो मजाक में ये 3 पहलू होते हैं। एक तो ये है कि वो अननोटिस चला जाए, वही लतीफ़ा आपने सुनाया और वो बिल्कुल किसी ने उसको लतीफ़े के तौर पर ट्रीट ही नहीं किया, एक आम सी बात के तौर पर ट्रीट किया,
यानी जो मजाक वो लतीफ़ा सुनाया जाता है या कोई बात सुनाई जाती है, तो अक्सर आप देखें वहाँ पे वो कोई रिदम कोई कुछ इर्तियाश क्रिएट नहीं करता, या वो दूसरे नंबर पे ये होता है कि उसको उससे महसूस हुआ जाता है, और तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसको बुरा मान लिया जाता है। वो एक ग्रीक फिलोसफर का कोट भी है ना कि यू कैन लॉफ एट अदर्स, दिस इज नॉर्मल, बट कैन यू लॉफ एट योर सेल्स, क्या आप खुद पे हंस सकते हो? दिस इज ग्रेटनेस। लॉफिंग एट अदर पीपल, एनी फूल कैन डू दैट, लॉफिंग एट आवर सेल्स, दिस इज ग्रेटनेस। तो बात यह है कि ह्यूमर की भी आला तरीन सतह यही है कि जैसे अब वो शेर, हालांकि इसमें ह्यूमर नहीं है लेकिन अगर ह्यूमर देख भी लिया जाए कि तमाम उम्र बस एक भूल करता रहा, तमाम उम्र बस एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ह्यूमर में भी यही है कि आप आखिर में बहरहाल आला सतह का ह्यूमर यही है कि आप अपने ऊपर भी वो मजाक बर्दाश्त कर लेते हो, वहाँ पे ना किसी की तोहीन होती है फिर आप अपनी ज़ात के बारे में खुद वो मजाक कर रहे हो, तो दूसरे आपसे क्या तंग है, आप खुद यानी सच कहते हो, आप उस लेवल पे आ जाते हो। हालांकि बड़ा संजीदा शेर है लेकिन यहाँ पे कोट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो ब्लर हो जाती हैं ह्यूमर की और संजीदा चीज़ों की जो डिस्टिंक्शंस। एक्चुअल में तो ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्शंस खाम खा की बनाई हुई है ना, ये जो डिवीजन्स है। अब सच कह यानी आप उस सतह पे ह्यूमर आपको ले आता है कि सच कहते हो खुद बीन हो खुद आराम हूँ, सच कहते हो खुद बीन हो खुद आराम हूँ ना क्यों हूँ, सच कहते हो खुद बीन हो खुद आराम हूँ ना क्यों हूँ, बैठा है बुते आईना ए सीना मेरे आगे, मिर्जा गालिब। तो अब ये देखें ना, ये वो लेवल है ना कि आप अपने आप को इतना स्क्रूटिनाइज करते हो, इतना तहकीक से तनकीद से गुजारते हो कि आप अपने ऊपर भी हंस सकते हो। दिस इज ग्रेटनेस। ग्रेट इंसान यानी ह्यूमर आपको वाकई उस वो ग्रेट इंसान बनाता है कि जो यानी मैं तो अक्सर ये बात सोचता हूँ कि मुख्तलिफ स्टेजेस बताई जाती हैं कि पहली स्टेज ये है, अब्राहम मास्लो ने भी स्टेजेस बताई थी, पहली ये स्टेज है, फिर दूसरी स्टेज है, फिर आपकी इल्मी स्टेज है, फलानी स्टेज है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बुलंद जो स्टेज है वो ये है कि आप शुरू में एक चीज़ को नहीं मानते, आप पे जब वो आइडेंटिफाई की जाती है, शनाख्त की जाती है, तो आप उसका इनकार करते हो, जैसे कहते हैं डिनाइल फेज में हो, यू आर इन द स्टेट ऑफ डिनाइल, आप मानते नहीं हो कि ये वाली बात दुरुस्त है। डिनाइल के बाद आपको बार बार वो चीज़ चोट करती रहती है, हिट करती रहती है, हिट करते करते फिर एक वक्त आता है कि आप इनडायरेक्टली उसको मान लेते हो या किसी और तरह से मान लेते हो, फिर वो बात आपके लिए बड़ी संजीदा होती है, बड़ी मुकद्दस होती है। अकायद की सूरत में ले लें या कोई भी उसकी कोई भी शक्ल आप बना लें, मोहब्बत की शक्ल बना लें, रिश्तों की शक्ल में बना लें, जो भी चीज़ आपने उसको इस सतह पे पहुंचा दी है, रूहानियत की सतह पे पहुंचा दी है कि उस पर आप तनकीद बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग फिर क्या करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मजाक का सहारा लेके तंज़ो मजाक करके आपको रियलाइज़ करवाते रहते हैं। उनके पास ज़ाहिर है दूसरा, या वरना आप उनकी जान ले लेंगे, आप तो स्टेज पे हो ना, आप उसके बारे में एक जुमला नहीं सुन सकते, तो तरीके से आपको तोड़ा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ उसकी जो आला तरीन शक्ल है वो क्या है कि जब आप इन सारी स्टेजेस से गुजरते हो, फिर आप उसके ऊपर फिर इस काबिल होते हो, उसके अगेंस्ट बात सुन सकते हो, फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हो। वरना तो आप कहते हो मैं क्यों पढ़ूं, ये चीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं। तो अब जैसे मेरे जैसा बंदा है तो वो इतना ओपन होता है कि अक्सर वो डिसऑर्डर्स की बात करते हैं ना, फलाने शख्स के अंदर नफ्सियाती अमराज है, तो मैं खुद अक्सर कोई भी नफ्सियात की इस तरह की किताब लूँ जिसमें डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा होता है, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में लिखा होता है, तो मैं अक्सर वो तमाम डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद मैं अक्सर यकीन माने ये सोचता हूँ कि सारे के सारे डिसऑर्डर्स का हाँ उसकी अमाजगा तो मैं खुद हूँ। यानी कोई केस ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें मैं उसको अपने आप को उससे बरी जिम्मा करार दे सकूँ। तो वो ये आला एक तरीन स्टेज है ना कि जहाँ पे आप यानी आखिरी स्टेज मेरे ख्याल में क्या है, वो इब्राहिम मास्लो ने तो जितना भी बताया कि आप मटेरियली गेन कर लो, इल्मी लेवल इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में जो उसकी आला तरीन शक्ल है वो यही है कि आप उस बात के ऊपर जिसके ऊपर आप इतने टची थे, इतने सेंटी थे, इतने हसास थे, आज आप उस स्टेज पे आ गए हो कि आप उस बात के ऊपर
हंस सकते हैं, चाहे वो नज़रिए की शक्ल में था। देखें सियासियों के साथ भी तो यही है, जिसको देख लें उसको शुरू में करता है कि मैं 18 साल की उम्र में ये लॉ वालीपन था, मैं फलाने के लिए लड़ा, मैं फलाने के लिए लड़ा। फिर वो खुद भी रियलाइज़ करता है कि उस वक्त मैं किसी की बात नहीं सुनता था। आज वो खुद उसको मजाक में पेश करते हैं, गालियां देते रहे, फिर रिएक्शन, पहले एक्शन है, फिर उसके बाद आप रिएक्शन में जाते हो, रिएक्शन के बाद, लेकिन आखिरी स्टेज क्या है? जब आप रिएक्शन से पाक कब होते हो? जब आप उसको ह्यूमर में ढाल लेते हो। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एंगल है कि आप उसकी आखिरी स्टेज बात है ना वो ठीक है जी, ना सारे जुड़ना भी है सन डाक के दे मैं तो इजाज़त चाह रही। थैंक यू सो मच लीसा सर, बहुत शुक्रिया। तो आप ये वाला जो खाना है मैं उसमें पूरी तरह फोकस करके तो नहीं वो हो पाया, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो असल में मेरे पास सही तरह लिखा हुआ नहीं है ना। मैं पर समझ लेता हूँ, पिछला वाला मैंने पूरा का पूरा आपको कितनी दफ़ा पढ़ा आप क्या पता है। अच्छा तो आप वो करेंगे, मैं उसमें जो वो आपकी जब उसकी सही शक्ल बन जाएगी तब, लेकिन उसका वो मफहूम और वो चीज़ समझ आ जाती है ना, तो कोई इशू